नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्ज़ाम डेट जो है 26 और 27 नवंबर को घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में आप लोग के लिए टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, और इस समय जितना आप टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि जो भी गलती एग्ज़ाम में होने वाला होगा वो गलतियां आपसे यहाँ हो जाएगा। उस गलती को आप सुधार सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर बढ़ सकेगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आप टेस्ट लगाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। जो भी गलतियाँ एग्ज़ाम में होने वाला है उसे यहाँ दूर कर लिया जाए। तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट जरूर लगाइए। आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो वॉल्यूम 2 जारी किया गया है, इसी बुक से हम आज टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले 8 टेस्ट करा दिया गया है, तो 9 नंबर का टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बिल्कुल बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक लगाइए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो या फिर टेलीग्राम पर हो, सारे जगह इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए आज के टेस्ट, जो कि 9 नंबर का टेस्ट होगा, उसे शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का टेस्ट पहला क्वेश्चन कहता है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। कहता है राफेल लड़ाकू विमान जो है उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। आगे कहता है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये आपको बुध हो जाएगा। कौन? बुध हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बुध। आगे कहता है, मकर रेखा। क्या? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है, मकर रेखा, ये निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो ये आपको नहीं गुजरता है उरुग्वे से होकर। किससे? उरुग्वे से होकर नहीं गुजरता है। बाकी पराग्वे, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों से होकर गुजरता है। तो यहाँ उरुग्वे सही आंसर हो जाएगा, जिससे होकर नहीं गुजरता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कहता हुआ कौन सा चट्टान है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ये स्लेट हो जाएगा। क्या होगा? स्लेट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा स्लेट। आगे कहता है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। कहता है, भारत की वो कौन सी नदी है जिसे अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो ये दिया गया है दामोदर को। किसे? दामोदर नदी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जो ये सबसे पहला, भारत की सबसे पहला पनबिजली इसी पर बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। और ये आपको बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। चलिए आगे है कि हेमिस। क्या? हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहता है, हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये आपको लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क आपको लद्दाख में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये आपको गोविंद सागर के। कौन? गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। आगे कहता है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। कहता है, ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र आर्द्र हवा चलती है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। कहता है, नीचे दिए गए में से वह कौन है जो पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी आपको हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बेलिकोंडा, जवादी और
शोषाचलम, ये तीनों जो आपको पूर्वी घाट की पहाड़ी है। और हरिश्चंद्र जो है ये नहीं है, तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा गया है, तो 9 का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कहता है वो कौन सा राज्य है जो जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये बन गया है गुजरात। कौन? गुजरात। सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है, जिन्होंने जुलाई 2022 में शुरू किया था, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। नीचे दिए गए में से वह कौन है जो ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये आपको कांडला हो जाएगा। क्या होगा? कांडला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कांडला, जो आपको एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 में कहता है राइट टू रिपेयर। क्या है? राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है। राइट टू रिपेयर कानून जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बना आपको न्यूयॉर्क। कौन? न्यूयॉर्क। ए नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे कहता है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये आपको अररिया में। कहाँ? अररिया में बनाया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अररिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सल्तनत काल में दीवान ए रियासत। क्या? दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। कहता है सुल्तान काल में दीवान ए रियासत जो है ये किस विभाग का प्रमुख किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, तो ये बाजार नियंत्रण विभाग का। किसका? बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। बीजापुर में जो गोल गुंबज है ये किसका मकबरा है, तो ये जो है आपको मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वाडीवास। क्या? वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। वाडीवास का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था सर आयर कूट। कौन? सर आयर कूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये वाडीवास का युद्ध आपको ये वाडीवास का युद्ध जो आपको 1760 में हुआ था। कब? 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों का जीत हुआ था, फ्रांसीसी का बुरी तरह से हार हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाडीवास का युद्ध में किसको पराजय मिला, तो फ्रांसीसी को। ध्यान रखिएगा, यहाँ सरायरकूट हो जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वाडीवास के युद्ध में किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से किसने कांग्रेस के अलग होकर। कहता है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो ये किया था आपको मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। कहता जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये था आपको एंड्रूज फ्रेजर। कौन? एंड्रूज फ्रेजर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये बंगाल विभाजन हुआ कब था आपको? 1905 में। कब? 1905 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किसने कहा। कहता है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह किसने कहा था, तो ये जो कहा था आपको लॉर्ड
एलिंगन द्वितीय ने, किसने? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने यह शब्द कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। कहता अखिल भारतीय राजनीति जो है इसमें महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो यह था आपको रोलेक्ट सत्याग्रह। कौन? रोलेक्ट सत्याग्रह। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप का नाम दिया है? कहता है निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम रखा है? तो ये रखा है आपको सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था यह नाम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा, क्या है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। कहता हुआ कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रेसम का नियम। किसके? ग्रेसम के नियम के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। किसे? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। कहता है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, क्या कहते हैं? उसे जो कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या? सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। चलिए आगे है। आगे सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। कहता है कि जी मार्कोनी जो है किसका आविष्कार किया था? तो जी मार्कोनी ने यह आविष्कार किया था आपको रेडियो का। किसका? रेडियो का। एक से मिल जाएगा। जे एल्बर्ट टेलीविज़न का, यह भी सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का, यह भी सही है। थॉमस अल्वा एडिसन एक ग्रामोफोन का, सही है। तो इसका सही आंसर 1 2 3 4, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये सुमेलित ही दिया गया है। तो 29 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इससे में सॉल्व हो जाता है, जानकारी मिल जाती है इसकी। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता उष्मगतीय, क्या? उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? कहता उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कहता नीचे दिए गए में से किन का मात्रक राशि नहीं होता? किसका राशि नहीं होता है? तो ये आपको विकृति का। किसका? विकृति का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों हम लोग 32 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कहता जल में अस्थायी कठोरता जो होती है ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपको सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण जो डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, इसमें
प्रयुक्त एंडोस्कोप जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है आपको कार्य करता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर? प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। कहता है एक परमाणु जो है उसके केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये नाभिक कहलाता है। क्या? नाभिक कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नाभिक। आगे कहता है नीलम, जिसे रूबी के नाम से भी जाना जाता है, नीलम या फिर रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र आपको Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एम्फीबिया। एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया जो है क्या होता है? तो यह जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाली जीव होती है एम्फीबिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जल एवं स्थल दोनों स्थान पर रह सकने वाली जीव को एम्फीबिया कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में क्या है? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? कहता है निम्न में से किसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? मनुष्य के शरीर जो है इसमें पसलियों की संख्या 24 है। कितना? 24 है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 24। आपको कहीं कहीं पूछ लिया जाता है पसलियों की संख्या युग्म कितनी है? तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ संख्या पूछा गया है तो 24 होगा, ध्यान रखिएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य का शरीर का वह कौन सा अंग है जो उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय जो है आपको उत्सर्जी अंग नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हृदय, जो कि एक उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए आगे है। 40 का क्वेश्चन कहता है कि किस निकाय के दो क्या है? किस निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना कहलाता है? कहता है कि किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर का जो कारण होता है ऊष्मा का हस्तांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आपको चालन। क्या? चालन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चालन। आगे कहता है निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? कहता है मध्य कान की हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेलियस भी है, इनकस और स्टेपी। ये तीनों जो आपको कान की मध्य की हड्डी है। ये तीनों हड्डी कान में पाई जाती है। तो यहाँ उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में सभी कान की ही हड्डी है। और आपको सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी। कौन? स्टेपीज। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बारी एग्जामों में पूछ लिया गया है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में सभी कान की ही हड्डी है। उपयुक्त में सभी डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल जो है इसमें कितनी धमनियाँ होती है? तो इसमें 2 धमनियाँ होती है। कितनी? 2 धमनियाँ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। किसमें? जल चक्र में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जल चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहता राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर में। और इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार पूछता तो नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाए, तो ये आपको 1958 में हुआ। कब? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है।
आगे कहता है बिहार में क्या है, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे। कहता है बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे आपको श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और दूसरे सत्याग्रही आपको क्या है, सत्याग्रह अनुग्रह नारायण थे। कौन? अनुग्रह नारायण दूसरे सत्याग्रही थे। पहले आपको श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ है बिहार के अंदर, ये 1940 में, कब? 1940 में हुआ। कब? 1940 में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। इस भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम, खासकर बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कहता भारतीय संविधान जो है उसमें नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन है जिनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये नहीं रखा गया आयकर। क्या? आयकर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, आयकर का भुगतान करना। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243। कौन? अनुच्छेद 243 डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। कहता है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत में वर्ष 2075 में 1975 में, कब? 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, तो यह किया गया था आपको अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपकी एग्जामों की तैयारी के लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे, कहता राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आकस्मिक निधि से। किससे? आकस्मिक निधि से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। कहता नीचे दिए गए में से कौन एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्या? 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो यह जो सौंपी गई है, यह सौंपी गई है अपने देश भारत को। किसे? भारत को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है, आगे कहता नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग जो है इसका अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो आपको किया गया है 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को। कब? 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसे जो आपको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, किसको? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे कहता है निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। मतलब भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद आपको 15। क्या होगा? अनुच्छेद 15। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं। कहता स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में
न होने का कारण है। कहता स्थानीय संस्था जो है, स्थानीय संस्था जो है उसका प्रशासन कुशल रूप इकाइयों में नहीं हो पाने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका कारण जो है, उसका मुख्य कारण होता है वो पर्याप्त धन। क्या होता है? वो पर्याप्त धन। धन के अभाव में कुशल इकाइयों, प्रशासन का कुशल इकाई सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, धन की अपर्याप्तता के कारण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? कहता है भारतीय संविधान जो है उसमें संशोधन की प्रक्रिया जो दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया आपको 368 में। काम है अनुच्छेद 368 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप जो है ये आपको हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हॉकी से। आगे कहता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं। और इन्हें ही कभी आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रथम बार भारतीय रत्न दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है, तो ये सर डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को ही पहली बार दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और जाकिर हुसैन जो है आपको ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। कौन? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखा कीजिए। नहीं हो तो आप बार बार बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन जब आप टेस्ट लगाते हैं, जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए और अपना आंसर भी लिखा कीजिए। जो नहीं जानते उसे तो श्योर नोट किया कीजिए, और एक्स्ट्रा जो बताया जाता है उसे भी नोट कर लिया कीजिएगा, ताकि आगे आपकी गलती नहीं हो। तो इसके लिए आप ज़रूर कॉपी कलम लेकर के टेस्ट लगाया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये आपको वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। कौन? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना आपको 1968 में कब? 1967 में इसकी स्थापना कब? 1967 में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके सदस्य देश 5 थे। कितने? 5 थे। और वर्तमान में 10 है। वर्तमान में 10 कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। एक बार और सुन लीजिए। इसका वर्तमान सदस्य देश जो है, जो वर्तमान में 10 है, ये कौन कौन से हैं? ये आपको इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस हैं, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। ये 10 देश वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा जकार्ता। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो एक्स्ट्रा बताया जाता है इसे जरूर ध्यान में रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है 60 में निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? कहता है घटनाक्रम को अगर ध्यान में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम जो है सबसे बाद में घटित हुई है? तो सबसे बाद में घटित होने वाले घटना है आपको चटगांव शस्त्रागार लूट। क्या है? चटगांव शस्त्रागार लूट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और देखिए ये ऐसा जो है ये आप तभी आप क्लियर कर पाइएगा जब इसका आपको ईस्वी याद होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब तक आपको ईस्वी याद नहीं होगा तो आप इसे ईस्वी और डेट, कभी कभी डेट भी आसपास होता है तो फंस जाता है। ईस्वी सेम रहता है, डेट अलग अलग होता है तो फंस जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ईस्वी याद होना आवश्यक है। जैसे आप देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? तो आपको 1928 में हुआ। कब? 1928 में हुआ है। और ये चटगांव शस्त्रागार जो है ये आपको हुआ है 1930 में। कब? 1930 में। 1930 में ये चटगांव शस्त्रागार हुआ है। और ये काकोरी कांड, कौन? काकोरी कांड जो हुआ है ये आपको
हुआ है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को 1925 में। कब? 1925 में। 1925 में ये आपको काकोरी कांड हुआ है। और नव क्या है, नौजवान भारत सभा की स्थापना, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो हुआ है ये आपको 1926 में। कब? 1926 में हुआ है। 1926 में हुआ है, ध्यान रखिए। बारदोली सत्याग्रह आपको 1928 में हुआ है। और चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ है। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ है। और ये आपको नौजवान भारत सभा 1926 को हुआ है। तो इसमें देखिए, तो सबसे अंत में आपको चटगांव शस्त्रागार लूट ही हुआ है, जो कि आपको 1930 में हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब तक आपको डेट नहीं पता होगा, ईस्वी पता नहीं होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में जरूर देखा कीजिए। जैसे देखिए, मैं आपको पूछ लेगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1928 में हुआ है। काकोरी कांड कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है, 9 अगस्त 1925 को हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट नॉलेज दे करके जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखा कीजिए, और डेट रहेगा तभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में घटित होने वाली घटना चटगांव शस्त्रागार लूट है, जो कि 1930 में हुआ है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे है, कहता है फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस जो है इसकी मुद्रा क्या है, तो पीसो। क्या है? पीसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पीसो। आगे कहता है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। पेरिस जो है यह किस नदी के किनारे बसा है, तो यह आपको सीन नदी के किनारे बसा है। किसके? सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाल्को। क्या है? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। कहता है नाल्को एल्युमिनियम कंपनी जो है किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है, तो यह स्थापित हुआ इटली के सहयोग से। किसके? इटली के सहयोग से। बी नंबर से आंसर, सॉरी दोस्तों, बी नंबर से आंसर हो जाएगा इटली। चलिए आगे है, आगे का लवनी। क्या है? लवनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। लवनी नृत्य जो है ये किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपको महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ? महाराष्ट्र में प्रचलित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है अक्टूबर 2021 में। क्या है? अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। कहता है अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, किस देश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्रुनेई के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रुनेई के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। कहता है संविधान सभा जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को 24 नवंबर 1950। कब? 24 नवंबर 1950, सॉरी 24 जनवरी का है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे का था बोडो भाषा। क्या है? बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। बोडो भाषा जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो बोडो भाषा आपको असम में बोली जाती है। कहाँ? असम में मुख्य रूप से बोली जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा असम। आगे का था निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल कौन नहीं है, तो मूंगफली आपको रबी फसल नहीं है। बाकी जौ, गेहूँ, सरसों ये तीनों आपको रबी फसल है। मूंगफली आपको रबी फसल नहीं है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है 1992। क्या? 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थे। कहता है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोनल मान सिंह। कौन? सोनल मान सिंह। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना थी 1992 के अंदर। तो ये ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है
कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार शोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार सूचकांक जो 2021 में जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का इसमें स्थान जो है 85वां है। क्या है, 85वां स्थान भारत का है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 85वां। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और उससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आप प्रत्येक दिन टेस्ट ज़रूर लगाइए। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा और उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए टेस्ट लगाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।